गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग विज्ञान एक का कक्षा 10वीं का पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 4, जो कि है विद्युत धारा के प्रभाव, है ना। और जिसमें हमने पिछले वीडियो में, आपको पता होगा, हमने देखा था प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की हुई बेटा, है ना। और इसके साथ हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी देखा हुआ है। अब आज जो भाग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बेटा विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से उपकरण पे काम करता है, या तो इससे आप लोग परिचित हैं, है ना। जनरेटर का मतलब पता होगा बेटा, डीजल पर चलने वाला जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो जैसे कि इन्वर्टर के रूप में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करके रखता है, और जब हमको इसकी ज़रूरत होती है तब उसको हम लोग देख सकते हैं। तो उसी आधार पर, चुंबकीय प्रेरण के आधार पर ही हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देखेंगे। अब मैं आप लोग को इसके संदर्भ में एक जानकारी बताना चाहूँगा बेटा। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर के पहले इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानकारी देखी हुई है। देखिए, आप लोग को विद्युत जनित्र में इसके संदर्भ में आप लोग ने जानकारी देखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग किस तरह से होता है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, दोनों चीज़ें हमने देखी हुई है। याद है आप लोग को? इस आकृति से आप लोग भले भले अच्छे से परिचित हैं, है ना। इसमें हमने बेटा, याद है, नाल चुंबक लिया था, सॉरी, हाँ, नाल चुंबक ही लिया था, जिसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव इस तरह से जोड़े गए कि उसके मध्य में हमने एक कुंडली ली हुई थी, और कुंडली का बीच का एक सिरा जो था, एक दरार वाले जो कंगन थे एक्स और वाई, है ना, इनके बीच में हमने एक धुरी को लगाया था बेटा, धुरी को, और वो धुरी घूम रही थी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वो घूम रही थी। इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमने देखा हुआ है। और इन दोनों का कनेक्शन हमने इस बैटरी को दिया हुआ था बेटा, और बैटरी का कनेक्शन हमने यहाँ पे प्लग की को दिया हुआ था, जो कि ब्रश के साथ कनेक्टेड था। तो ई और एफ ऐसे दो ब्रशेस थे जो कि ए बी और सी डी से कनेक्टेड थे, और इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। और इस वीडियो में आप लोगों ने, याद है बेटा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी देखा हुआ था, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमने देखा हुआ था। उसके अनुसार ये जो कुंडली है वो अर्ध घूर्णन ए बी सी डी ये दिशा में करती थी, और अर्ध घूर्णन जो है वो डी सी बी ए इस दिशा में करती थी। ये भाग आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। या और आज जो हम लोग देखने वाले हैं बेटा, देखिए यहाँ पे आप लोग को पता था कि इसका अर्ध घूर्णन ए बी सी डी और दूसरा डी सी बी ए इस दिशा में हुआ था। इस बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त की हुई है। लेकिन आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा अगला भाग, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बेटा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में आज हम लोग जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमने देखा था, आज हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पर आधारित इस कुंडली का और इस जनित्र का संक्षिप्त में विवरण जानेंगे। ये किस तरह से वर्क कार्य करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये मैं पढ़ के बताता हूँ बेटा। देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रयोग हमने देखा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इसके पूर्व हमने देखा हुआ है, और उसमें निर्मित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण अल्प होता है। ये भी हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका परिमाण जो होता है ना वो बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है। परंतु इसी सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा निर्मित करने हेतु भी किया जाता है, और इसी सिद्धांत का उपयोग हम लोग मानव निर्मित विद्युत धारा से ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा निर्मित करने के लिए भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है बेटा। तो इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालक कुंडली को धुरी के परितः चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए किया जाता है, तथा उसके द्वारा विद्युत निर्मित भी की जाती है। इसका मतलब यह है कि इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग जो है वो विद्युत चालक कुंडली को, मतलब जो जब यांत्रिक ऊर्जा या करंट विद्युत धारा नहीं रही, तो उसका जो कुंडली में जो विद्युत चालक द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण हमने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घुमाने के लिए किया गया था, जो उसमें हमने
विद्युत धारा को रक्षित करके रखा है, सेव करके रखा है, उस विद्युत धारा की निर्मित दोबारा हम लोग कर सकते हैं। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए बेटा, ये यहाँ पे आप लोग को आकृति 4.20 दी गई है। देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में यानी कि विद्युत जनित्र के बारे में देख रहे हैं। इस आकृति को मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा के बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो चुंबक हमने लिए हुए हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं, और जिनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र निर्मित किया गया है। अब इनके बीच में हमने कुंडली ली हुई है बेटा। इस कुंडली का कनेक्शन है ए, बी, सी और डी। ये आयताकृति कुंडली है। ये B1 जो है ये एक ब्रश है। ये B1 ब्रश का कनेक्शन हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को दिया है, जिसे G भी कहेंगे हम लोग। G से इंडिकेट कर सकते हैं इसको हम लोग। ये मान लीजिए कि अभी बाद में थोड़ी देर बाद मैं वीडियो में G भी बोलूँगा, तो ये G का मतलब आप लोग गैल्वेनोमीटर समझिए, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है, सिरा जो है, वो हमने B2 ब्रश को दिया है। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर में और विद्युत जनित्र में और विद्युत चलित्र में क्या अंतर है कि इसमें दो आधे कंगन लिए थे हमने, पता है आप लोग को, आधे कटे हुए कंगन। देखिए, इस आकृति द्वारा आप लोग को समझ में आएगा। दरार वाले कंगन हमने लिए थे। एक ये दरार वाला कंगन है, दूसरा दरार वाला कंगन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रश B1 और ये ब्रश B2, मतलब ब्रश E और F, ये दोनों ब्रशेस एक दूसरे से अलग अलग थे, लेकिन एक स्प्लिट हुए कंगन को जोड़े गए थे। अब यहाँ पे जो हमने ये जो आकृति हम लोग देख रहे हैं विद्युत जनित्र की, इस आकृति में देखिए बेटा, दो अलग अलग ब्रशेस तो हैं, B1 और B2 हैं, लेकिन दो रिंग जो है वो भी अलग अलग है। देखिए, B1 ये जो ब्रश से कनेक्टेड R1 रिंग है, ये R1 रिंग का कनेक्शन हमने गैल्वेनोमीटर के एक सिरों को दिया है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा हमने B2 ब्रश से जुड़े हुए विद्युत चालक वलय R2 से यहाँ पे दिया गया है। R1 यानी कि विद्युत चालक वलय B1 से कनेक्टेड है, और R2 यानी विद्युत चालक वलय जो है वो B2 से कनेक्टेड है। ये B1 से था, ये B2 से है, और दोनों जो वलय हैं ये दोनों अलग अलग वलय हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने विद्युत चलित्र में जो वलय देखे थे वो क्या थे बेटा, एक ही जगह पे कनेक्टेड थे, यहाँ पे दरार वाले कंगन, यानी कि वो वलय से ही कनेक्टेड थे। तो ये आकृति आप लोग को समझ में आ गई। कुंडली जो है वो इस दिशा में एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, B1 से लेकर A में, A से B में, B से C और C से D में। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पे आकृति द्वारा आप लोग को समझ में आएगा कि A से B में ये विद्युत धारा ऊपर की दिशा में जा रहा है, और C से D में विद्युत धारा नीचे की दिशा में जा रही है। तो और ये B2 ब्रश से कनेक्टेड है, और ये A जो है वो B1 से कनेक्टेड है। यानी कि ये समझिए कि CD जो है वो B2 ब्रश से जुड़ा है, और AB जो है वो B1 ब्रश से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों का कनेक्शन धुरी से दिया गया है। धुरी यानी ये जो धुरी है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सेल कहते हैं, ये क्या करता है बेटा, घूमने का काम करता है। ये घूमता रहता है जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, वलय और धुरी के बीच में एक अवरोधक लगाया गया है। इस अवरोधक को हम लोग देखेंगे। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। तो आपको जो यहाँ पे दिया गया है किताब में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, आकृति 4.20 में धुरी के पूरी परितः घूमने वाली तार की कुंडली ABCD दर्शाई गई है। उसे चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। N और S, इन दोनों के बीच में कुंडली हमने ABCD लगाई हुई बेटा। इस कुंडली के दो सिरे, दो वलयों R1 और R2 से कार्बन ब्रश के माध्यम से संयोजित होते हैं। देखिए बेटा, R1 और R2 ये जो दो वलय हमने धुरी के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो दोनों सिरे दोनों कुंडली के दो सिरों से जुड़े हैं। वो दो सिरे हैं बेटा कार्बन के दो ब्रश B1 और B2। दोनों वलय भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं, परंतु वलयों और धुरी के बीच विद्युत अवरोधक आवरण होता है। जो कंगन आप लोगों को वलय के नाम से यहाँ पे बताए गए हैं, उनके बीच में और धुरी में क्या लगाया गया बेटा, विद्युत अवरोधक का आवरण लगाया गया है। तो धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। अब क्या करना है कि धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया, तो उसमें जो कुंडली है, जिसके कारण कुंडली ABCD अपने आप घूमने लगती है, और स्थिर कार्बन ब्रशों B1 तथा
तथा B2 के सिरे गैल्वेनोमीटर में संयोजित होते हैं। अब ये जो B1 का एक सिरा यहाँ पे AB से जुड़ा हुआ था और B2 ब्रश का एक सिरा जो है वो CD से जुड़ा हुआ था, उन दोनों का कनेक्शन हमने कहाँ पे किया हुआ बेटा, गैल्वेनोमीटर को मध्य में G में। तो संयोजित होते हैं जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समझती है। और इससे हम लोग को क्या होता है बेटा, विद्युत धारा की जो दिशा है वो किस तरह से किस दिशा में घूम रही है ये सुई द्वारा आप लोग को गैल्वेनोमीटर से दिखाता है। मध्य में 0 है, जैसे ही दिशा इस तरह से घूमने लगी, विद्युत धारा इस तरह से बहने लगी AB की तरफ, तो वो सुई इस तरह से दिखाएगी, और यदि DC की तरफ घूमने लगी तो सुई इस तरह से दिखाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों के मध्य में गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है। अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर, पेज नंबर 60 पर। इसमें आप लोग को जो जानकारी बताई गई है, इसमें बताया गया बेटा कि धुरी घूमने पर, ये जो धुरी है इसको घुमाने के लिए बोले यांत्रिक ऊर्जा से, बाहर से किसी यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया। तो जब ये धुरी घूमती है तो AB ऊपर जाती है और CD जो है वो नीचे आती है। देखिए बेटा, AB जो है वो ऊपर जाएंगे और CD जो है वो नीचे आएंगी, अर्थात ABCD कुंडली घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमने लगती है। यानी कि जो कुंडली है वो किस दिशा में घूम रही है, घड़ी की सुई। और इलेक्ट्रिक विद्युत चलित्र में हमने क्या देखा था कि जो कुंडली है वो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, और यहाँ पे उसके विरुद्ध होती है, मतलब घड़ी के दिशा में घूमती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार AB और CD भुजाओं के प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा निर्मित होती है, वह A से B व C से D दिशा में जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसमें उपयोग में लाया है कि जिसके नियम अनुसार AB मतलब विद्युत धारा जो है वो A से B में जाएंगी और C से D में जाएंगी, इस दिशा में वो घूमती हुई नजर आएंगी। तो इस सुई से आप लोग को वो घूमती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार A से B, B से C, C से D ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आकृति 4.20 में बाणों की दिशा में आगे के परिपथ में B2 गैल्वेनोमीटर में से होकर B1 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब देखिए बेटा, यहाँ से A से B में गई, B से C में गई, C से D में गई, D से दोबारा B2 में आई बेटा, B2 से G में आई और G से फिर B1 में रुकी हुई है। इस तरह से वो अपने गैल्वेनोमीटर का अर्धघूर्णन पूर्ण करता है। अर्धघूर्णन मतलब आधा रोटेशन इसमें वो क्या करता है बेटा, पूर्ण करता है। आधा रोटेशन यहाँ पे हुआ, मतलब B2 से G और G से B1। देखिए यहाँ पे ऐसा ही बोला गया कि आगे की परिपथ में B2 गैल्वेनोमीटर से होकर B1 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इसका अर्धघूर्णन जो है ना, ये यहाँ से बताया गया है, यहाँ से आखिरी तक यहाँ पे AC जनरेटर कहते हैं करके यहाँ तक बताया गया। इसमें यदि से लेकर ये जो होती है तक जो भाग है ना, वो मेरे ख्याल से ये सबसे आखिरी में होना चाहिए था। ये यहाँ पे मध्य में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भाग का आखिरी में उपयोग है। इस भाग में क्या बताया गया मैं बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्किप कर देते हम लोग आधे भाग को। अर्धघूर्णन में क्या हो रहा है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अब इसमें ये भाग पढ़ के बताता हूँ मैं। तो यदि ABCD जैसी एक फेरे वाली कुंडली के स्थान पर अनेक फेरी वाली कुंडली का उपयोग किया जाए तो अनेक गुना विद्युत धारा प्रवाहित होगी और बड़ी विद्युत धारा निर्मित होगी। मतलब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि ABCD से जो कुंडली का उपयोग करके विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें अन्य और ज़्यादा कुंडलियाँ इसमें लगाई जाए। जैसे कि आप लोग को पता है साइनोसॉइडल हमने देखा था पिछले वीडियो में, है ना। जैसे कि सोलेनॉइड के बारे में आपने देखा हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा परिनालिका जैसे बहुत सारी कुंडलियाँ इसके अंदर अगर 1 2 4 10 15 20 ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ इसके अंदर अगर लगाई जाए तो इसमें यह बोला गया है कि इसमें निर्मित होने वाली विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वह बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में निर्मित होगी, यह यहाँ पे बताया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे अर्धघूर्णन के तरफ। तो जब अर्धघूर्णन होता है तो अर्धघूर्णन में क्या होता है बेटा कि इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये जो अर्धघूर्णन जो है वो एक्सल एक ही दिशा में घूमेगा, लेकिन इसमें बहने वाली जो विद्युत धारा है वो उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो जाती है। इस सुई के अनुसार आप लोग को इस तरह से विद्युत धारा बहती हुई आप लोग को दिखाई देगी। कैसे, मैं बताना चाहूँगा कि जब इसमें अर्धघूर्णन होने वाली क्रिया घटित होती है तब अचानक से ये एरो जो है वो बदल जाते हैं। मतलब D से C में ऊपर की दिशा में करंट
यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और बी से ए में नीचे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब ए बी का जो एरो है ये सी डी में बदल जाता है, और सी डी का जो एरो है ये ए बी में बदल जाता है। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी डी से सी में, सी से बी में, बी से ए में, ए से लेकर बी में, वो B1 में, B1 से लेकर जी में, और जी से लेकर B2 में। यही चीज़ आपको यहाँ पे आधे भाग में बताई गई है। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोग को। तो अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा ए बी भुजा सी डी के स्थान पर जाती है। मतलब ए बी जो है ना वो सी डी बन जाती है, और सी डी जो है वो ए बी बन जाती है बेटा। इसका नाम नहीं बदलता, ठीक है, बस यहाँ पे ये इसका एरो बदल जाते हैं। तो इन उल्टी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने शुरू होती है, इसका ये मतलब है। तो और भुजा सी डी यह भुजा ए बी के स्थान पर आती है। इस कारण प्रेरित विद्युत धारा, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार वो प्रेरित विद्युत धारा जो है वह उसकी दिशा डी से सी में, सी से बी में और बी से ए में ऐसी होती है। भुजा बी ए वलय के माध्यम से B1 ब्रश के संपर्क में रहती है, और भुजा DC B2 ब्रश के संपर्क में रहती है। अब देखिए बेटा बी ए जो है वो B1 के ही संपर्क में, ब्रश B1 के संपर्क में रहेंगी, और CD जो है वो ब्रश B2 के संपर्क में रहेगी। तो इस कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा B1 से B2 की ओर अर्थात, और इसी कारण बाह्य परिपथ मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट इसमें जा रहा है बेटा वो विपरीत दिशा में घूमना शुरू होता है। यानी कि B1 से B2 की ओर अर्थात पहले के अर्ध घूर्णन की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए बेटा B2 से B1 की ओर ये घूमना, B1 से, देखिए बेटा B1 से B2 की ओर, देखिए B1 G और B2 से लेकर D C B A, फिर ये B1 B2, और ये देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना शुरू हो गई है। तो इसमें यही बोला गया है कि पहले के अर्ध घूर्णन की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात यह घटित होता है और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा निर्मित होती है। यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र AC जनरेटर है, और यही अर्ध घूर्णन के पश्चात यह दोबारा अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। मतलब A B से C और D में, B2 से B1 में जाती है, और फिर अर्ध घूर्णन का इसकी विद्युत धारा पूर्ण करती है D C B A से लेकर B1 से लेकर G से B2 में अर्ध घूर्णन इस तरह से ये पूर्ण करती है। और इसके संदर्भ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेटा AC जनरेटर, AC विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। यह निर्मित होने की वजह से ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है, और वो उल्टी दिशा में उसको घूमने में, विद्युत धारा को लेकर जाने में आपकी मदद करता है। इसी वजह से इसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि AC जनरेटर कहते हैं। अब देखिए बेटा दृष्ट जनित्र यानी कि DC जनरेटर के बारे में आप लोग को छोटा सा पैरा यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमारे इस वीडियो का और पाठ का यह आखिरी भाग है। तो दृष्ट विद्युत धारा के बारे में चर्चा करते हैं कि दृष्ट विद्युत धारा बाह्य परिपथ में दिशा परिवर्तित नहीं करती। मतलब देखिए बेटा यहाँ पे आप लोग को बताया कि अर्ध घूर्णन बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जो है वो B1 से B2 की ओर घूमने चालू करती है बेटा, और B1 से B2 की ओर घूमना चालू करती है। देखिए B1 से B2 की ओर घूमना चालू करती है, परंतु DC विद्युत धारा में यह बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती। इसके कारण, इसके पीछे क्या कारण है मैं बताना चाहूँगा। अतः उसके लिए विद्युत चलित्र के लिए जिस प्रकार से विभक्त वलय का उपयोग किया गया, ठीक उसी प्रकार एक विभक्त वलय धुरी पर लगाया जाता है। आप लोग विद्युत चलित्र की ओर चलते हैं। देखिए विद्युत चलित्र में हमने क्या देखा था। विद्युत चलित्र में हमने यहाँ पे दो कंगन लिए थे, दो वलय लिए थे, आधे अधूरे कंगन लिए थे, इसमें दो ब्रश लिए थे बेटा E और F। इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमने किया हुआ था। इसके आधार पर आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जब इसमें विद्युत प्रवाह होता है तो विद्युत प्रवाह होते समय आधी अर्ध घूर्णन जब होता है तो वो एक दिशा में होता है और दूसरा अर्ध घूर्णन विपरीत दिशा में होता है। लेकिन DC जनरेटर में अर्ध घूर्णन भी उसी दिशा में होगा, यानी कि वो जो विपरीत दिशा में घूमना शुरू है बेटा,
जो घड़ी की सुई के दिशा में घूमना चालू है, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, फिर अर्ध घूर्णन उल्टी दिशा में होता था, डीसी भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। विद्युत डीसी जनरेटर में वह अर्ध घूर्णन उसी दिशा में पूर्ण करेगा। कब? जब इस तरह का आप लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब आप लोग को इसमें जो वलय हैं, दरार वाले कंगन हैं, इस तरह से आप लोग को जोड़ने पड़ेंगे। देखिए आकृति द्वारा मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने एक आकृति बनाई हुई है। इस आकृति द्वारा आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एन और एस, यहाँ दो मैग्नेट के बीच में हमने एक कुंडली ली हुई है ए बी सी डी। यह विद्युत धारा के एरो आप लोग को विद्युत धारा का प्रवाह आपको समझा के बता रहे हैं। यहाँ पे हमने B1 और B2 दो ब्रशेस लिए हुए हैं, और R1 और R2 ये हमने वलय लिए हुए हैं, अर्ध कंगन के वलय हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, और इनके बीच में ये जो है वो धुरी है। इन B1 और B2 का कनेक्शन हमने एक बैटरी को दिया हुआ है, बैटरी का कनेक्शन बल्ब को दिया है। जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह धुरी जो है वह एक ही दिशा में घूमनी चालू करती है, उसी दिशा में ये विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी और वो अर्ध घूर्णन भी उसी दिशा में पूर्ण करेगी। उसी वजह से यह जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा बेटा। ये है बेटा हमारी दृष्ट विद्युत धारा जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर की आकृति। इसमें इसके अनुसार आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, इस व्यवस्था के कारण कुंडली की ऊपर जाने वाली भुजा सदैव एक ब्रश के संपर्क में, तो नीचे जाने वाली भुजा सदैव दूसरे ब्रश में के संपर्क में रहेगी। देखिए बेटा यहाँ पे ऊपर जाने वाली दिशा जो है वो ब्रश B1 के ही संपर्क में रहेंगी, और नीचे वाली जो दिशा है वो ब्रश B2 के संपर्क में ही रहेंगी। और इस तरह से ये दोनों आप लोग को कुंडलियों को जोड़ना है। ठीक है, सॉरी कुंडली नहीं, यहाँ पे आप लोग को इस तरह से धुरी और वलय को आप लोग को जोड़ना है। एक ही वलय से इन दोनों ब्रशेस को जोड़ना है, जो कि आप लोग को लगभग ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर की तरह ही है, विद्युत चलित्र की तरह ही ये कंस्ट्रक्शन हमने किया हुआ है। तो फलस्वरूप बाह्य परिपथ में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः इस जनित्र को दृष्ट जनित्र कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, बाह्य परिपथ में आप लोग को एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई दिखाएंगी, अर्ध घूर्णन भी उसी दिशा में होगा, और निम्न अर्ध घूर्णन भी उसी दिशा में होगा। इस तरह के जनित्र को हम लोग दृष्ट जनित्र कहेंगे। तो ऊपर वर्णन किए दृष्ट जनित्र की आकृति बनाई है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आकृति बनाकर आप लोग को बताई है बेटा, इसी तरह आप लोग को आकृति बनानी है, और इसी के संदर्भ में इसके पश्चात धुरी के घूमने पर दृष्ट धारा कैसे प्राप्त होगी स्पष्ट कीजिए। तो जैसे मैंने आप लोग को इसको समझा कर बताया है, तो उसी तरह आप लोग को इसमें दृष्ट धारा किस तरह से प्राप्त होगी इसके बारे में भी बताया गया है। ये आप लोग को समझना है। ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया, और इसके पूर्व जो भी हमने वीडियो देखे हुए हैं ये सब आप लोग पढ़ के रखिए, देखते रहिए, लर्न करिए, और जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है वो सब आप लोग की अपनी कॉपी में लिख के रखिए। अगले वीडियो में मैं आप लोग के इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखने के लिए बताऊंगा। वैसे आप लोग को अपनी कॉपी में, पक्की कॉपी में इसको उतारना है। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।